हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में फिर से आपका स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लासेस में एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग सारे कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारी क्लास जो स्टार्ट होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में। उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट मेरा यही रहता है कि मैं आगे और भी अच्छे से आपको सारे चैप्टर क्लियर करवाऊँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारी क्लास के अंदर कोशिका के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है, पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर किन किन अंगों को रखा था। तो हमें इसके अंदर 3 अंगों के नाम याद रखने हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हरित लवक और तीसरा केंद्रक। ठीक है, तो ये होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। चलिए अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब कोशिका में कहाँ उपस्थित होता है। कोशिका की यदि हम सभी कोशिकांग की बात करें तो हमने पढ़ा है कि कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वो सबके सब कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार से कार्य करता है कोशिका के अंदर। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था और कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे कीटों की रैखित पेशियों में देखा था। ठीक है, तो देखा तो सर्वप्रथम कॉलिकर ने था, लेकिन इसकी खोज जो है वो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जब इसकी खोज की थी तो इसे सबसे पहले बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, तो हमें देखो 2 क्वेश्चन तो यही रेडी हो गए हैं हमारे सबसे पहले कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की या इसको सर्वप्रथम देखा किसने। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा कॉलिकर ने और कॉलिकर ने इसको कहाँ देखा था? कॉलिकर ने इसको कीटों की रैखित पेशियों में देखा था। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि इसकी खोज किससे की। तो इसकी खोज जो है वो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी और अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया और बायोप्लास्ट नाम किसने दिया। तो बायोप्लास्ट नाम तो अल्टमान ने दिया है ना, तो अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया या बायोप्लास्ट कहा, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि फ्लेमिंग भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने क्या कहा? तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को है ना फीलिया कहा था। क्या कहा था? फीलिया। तो फ्लेमिंग ने इसे फीलिया कहा। क्लियर हुई ये बात? चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया शब्द या माइटोकॉन्ड्रिया नाम एक्चुअल में किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द या माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इसकी बातें थी वो हमें याद रखनी है। वैसे एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। चलिए ये तो हमने बात कर ली कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम होता है, सभी को पता है, कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह या इसे हम कह सकते हैं कोशिका का पावर हाउस, है ना, या कोशिका का ऊर्जा गृह। अब इसे कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा गया? तो पहले तो आप समझना कि माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करता है।
जैसे ही हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन के साथ में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना, तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उस ऑक्सीजन को रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक लेके जाता है, और प्रत्येक कोशिका तक ले जाने के बाद में वो कोशिका द्रव्य के अंदर उस ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और जब कोशिका द्रव्य के अंदर वो ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी के अणु बनाता है। अब ये एटीपी अणु है क्या? ये एटीपी अणु होते हैं ऊर्जा के अणु। किसके अणु होते हैं? ऊर्जा के अणु। तो 38 एटीपी के ऊर्जा के अणु मिलके ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का यूज़ एटीपी अणु बनाने में कर रहा है, और इन्हीं एटीपी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उसी की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब उस ऊर्जा का तो हम यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो एटीपी के अणु है ऊर्जा के, उन्हीं से तो मिलेगी। क्लियर है? अब एक चीज़ और, यहाँ से आपको गोल्जी काय का कार्य भी समझ में आ जाएगा। गोल्जी काय को हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा कि गोल्जी काय का कार्य होता है परिवहन का, यानी जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का। जैसे अंत्यप्रदेवी जालिका में राइबोसोम थे, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे थे, तो जब किसी भी कोशिका के अंग को प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो गोल्जी काय क्या करेगा? वहाँ से प्रोटीन को लेगा और अंगों तक पहुँचाएगा। अगर कोशिका के अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेगा और कोशिका के अंगों तक पहुंचाएगा। तो गोल्जी काय क्या कार्य करता है? परिवहन का कार्य करता है। क्लियर हुआ? यानी पदार्थों को उन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का दिखता है और ये इसके अंदर होता क्या है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहली चीज़ तो कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसका मतलब ये डबल मेम्ब्रेन होगी। तो आप इस डायग्राम को देखो, इसमें ये जो बाहर की लेयर दिख रही है ये इसकी कहलाती है आउटर मेंबर या बाहरी झिल्ली, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो ये ब्लू लाइन से मैंने शो की है ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन या इसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली। अब यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि इन दोनों झिल्लियों के मध्य का जो ये स्पेस है, ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। क्लियर हुआ? दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले स्पेस को हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो ये इसकी आंतरिक झिल्ली होती है। इस आंतरिक झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है, उसे कहते हैं आदात्री या उसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि आदात्री या मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। इसी मैट्रिक्स में, इसी आदात्री में हमारा क्रेब्स चक्र चलता है। अब ये क्रेब्स चक्र क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आता है, वो ऑक्सीजन कोशिका द्रव्य में छोड़ता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन से एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। तो यही साइकिल जो है ना वो कहलाता है क्रेब्स चक्र। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। फिर वापस से एक प्रश्न और बन सकता है कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ संपन्न होता है? तो फिर हमें आंसर देना है कहाँ पे? मैट्रिक्स या आदात्री में। यानी कि श्वसन की क्रिया या क्रेब्स चक्र जो है वो मैट्रिक्स में संपन्न होते हैं। क्लियर हुआ? मैट्रिक्स क्या है? आंतरिक झिल्ली के अंदर जो भी द्रव भरा हुआ है वो मैट्रिक्स कहलाता है, और यहाँ पर श्वसन क्रिया होती है, यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है। चलिए फिर बात करते हैं कि जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है कुछ ये अंदर की ओर धसी हुई होती है। ये आपको दिख रहा है, ये अंदर की ओर धसी हुई है। इस अंदर की ओर धसी हुई आंतरिक झिल्ली को हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो अंदर की ओर धसी हुई होती है उसे कहते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी की सतह पर पाए जाते हैं एफ कण। क्या पाए जाते हैं? एफ कण। इन्हीं एफ कण को कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। और यही ऑक्सीसोम जो है ना वो एटीपी अणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एटीपी अणुओं का। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे। और इस क्रिस्टी पे कौन से कण प्रेजेंट होते हैं? एफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये F1 पार्टिकल जो है इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये ऑक्सीसोम ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए फिर बात करते हैं
कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, और उन्हीं की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। इसे अर्धस्वायत्तशासी अंग क्यों कहा जाता है उसको आप अच्छे से समझना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग है कोशिका का जिसके अंदर स्वयं के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो जब इसके पास स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं तो जब इसको किसी वजह से हम बात करें कि जैसे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें मतलब अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है ना उनसे लड़ने के लिए। तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी करता है ना, अपनी कॉपियाँ बनाता है। तो डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाता है या अपनी कॉपीज़ बनाता है ना, तो अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो वो कैसे कर पाता है? वो इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास स्वयं के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है और उसी की वजह से इसको कहते हैं अर्धस्वायत्तशासी अंग। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी अंग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद रखना है ये कोशिका का अर्धस्वायत्तशासी अंग है। और या फिर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि कोशिका के किस अंग के पास में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए, ये हमने मोटे मोटे तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है। आप पहले एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं इसकी जो इम्पोर्टेंट 4 लाइन है वो मैं आपको लिखवा लेती हूँ। आप पहले इसका एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो इसकी मेन बात थी वो हमें लिखनी है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। दोनों झिल्लियों के मध्य का स्थान पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहलाता है, ठीक है। और आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स आधात्री भरा होता है जिसमें क्रेब्स चक्र व श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। क्रिस्टी पे आंतरिक झिल्ली की क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं, ठीक है। F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, जो ATP अणु ऊर्जा के बनाते हैं, ठीक है। ये लाइंस क्लियर हुई आपकी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियम स्पेस कहलाता है। आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स होता है और उसी के अंदर क्रेब्स चक्र व श्वसन क्रिया होती है। और आंतरिक झिल्ली की क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं और ये ATP अणु ऊर्जा के निर्माण करते हैं। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट एक लाइन और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, उसको आप बहुत अच्छे से समझना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है
इसमें स्वयं के डीएनए वे राइबोसोम होते हैं ना, और जब स्वयं के डीएनए वे राइबोसोम होते हैं तो ऐसी पहचान जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की होती है। किसकी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की ये पहचान है कि उसके अंदर स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम होता है, और वो की वही चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर एक और कोशिका कहा जाता है। बात समझ में आई? कोशिका के जो अभी तक हमने इससे पहले अंग पढ़े थे उसमें हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि उनके स्वयं के डीएनए या राइबोसोम होते हैं ना। और जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को पढ़ते हैं तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम आगे भी पढ़ेंगे कि उसके पास स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, और स्पेशली वृत्ताकार डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो वृत्ताकार डीएनए होता है वैसे की वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर खुद एक कोशिका कहलाती है। क्लियर हुई? तो यहाँ पे ये लाइन भी हम इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के स्वयं के वृत्ताकार डीएनए वे राइबोसोम होते हैं। इसी कारण से इसे कोशिका में भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है तो कोशिका के अंदर ये कोशिका कहलाती है। ठीक है, और इसी के बेस पे इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्तशासी अंग, क्योंकि जब इसे ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी कॉपीज़ खुद कर सकता है। ठीक है, तो इसे अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। इसे अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। क्लियर हुआ ये? इसे अर्धस्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से अधिक हो सकती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका के द्रव्य के अंदर एक से अधिक हो सकती है। और आपको ये ध्यान मैंने वहाँ समझा दिया है, उसको अच्छे से याद रखना है कि F1 कण है उन्हीं को ऑक्सीसोम कहते हैं, और वही एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का पावर हाउस। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ। इसके कार्य में आप लिख सकते हैं, पहले एक लाइन इंपॉर्टेंट और करके लिख लो कि ये श्वसन का केंद्र भी कहलाता है। श्वसन का केंद्र भी कहलाता है। और देखिए, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है इसका मतलब प्रोटीन का संश्लेषण भी होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है ना। तो इस प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में सबसे पहला कार्य तो आपको समझ में अच्छे से आ गया कि श्वसन क्रिया जो हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। क्रेब्स चक्र जो चल रहा है वो इसी की वजह से चल रहा है। और कोशिका द्रव्य के अंदर वंशागति मान सकते हैं हम कि एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी करता है तो वो एक तरीके से क्या होगा कि वंशागति गुणों को ही बढ़ा रहा है आगे, है ना। तो इसके कार्य में हम लिखेंगे कोशिकीय श्वसन, ठीक है, प्रकाश श्वसन और लिख सकते हो कोशिका द्रव्य वंशागति। ये हुए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने एक अंग पूरा पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, और डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। आंतरिक झिल्ली जो होती है, आंतरिक झिल्ली के अंदर जो भरा हुआ द्रव होता है उसको मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं, और उसी के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो धसी हुई होती है उसे कहते हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे कौन से कण पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न कि F1 कण माइटोकॉन्ड्रिया पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो
कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं। F1 पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। और F1 पार्टिकल्स का कार्य क्या है, तो F1 पार्टिकल्स का कार्य है ATP अणु ऊर्जा का निर्माण करना, और उसी से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसके स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं, उसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं। जब किसी कोशिका के पास में या अपने स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद स्वयं के DNA और राइबोसोम रखता है, तो ये कोशिका के अंदर एक कोशिका है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है चलिए नेक्स्ट अंग की हम बात करते हैं। हाँ, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है लवक या प्लास्टिड। सबसे पहले तो ये लवक या प्लास्टिड क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं, ये वर्णक होते हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट होंगे अगर कोशिका के अंदर, तो कोशिका को या तो ये खाद्य संग्रह करेंगे या कोशिका को रंग प्रदान करेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ की जो लवक है वो क्या जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है? जी नहीं, जो लवक है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट कोशिका में होता है, यानी कि एनिमल सेल्स में ये नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो कि लवक जो है वो लवक किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होंगे। जब हम लास्ट में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डिफरेंस करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कोशिका के अंग हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं और जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि लवक जो है, इन लवक की खोज किसने की, प्लास्टिड की खोज किसने की, तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड की खोज की है, ठीक है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड की खोज की है। अब इनकी उत्पत्ति कोशिका में कैसे होती है, तो इनकी उत्पत्ति भी जीवाणु के प्रवेश से ही मानी गई है, ठीक है। जैसे ही किसी पादप कोशिका में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उस समय लवक उपस्थित हो जाते हैं, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोशिका के ऐसे कौन से दो अंग हैं जिनकी उत्पत्ति जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक हरित ये लवक है आपके, ठीक है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों की उत्पत्ति किसी भी कोशिका में जीवाणु के प्रवेश के दौरान होती है। क्लियर हुई ये बात में? चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि जो लवक है, लवक के अंदर भी स्वयं का DNA होता है और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और हमने जब पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमने बात करी थी कि जिसके पास स्वयं का DNA हो और 70S प्रकार के राइबोसोम हो, ऐसे अंग क्या कहलाएंगे, ऐसे अंग कहलाएंगे अर्धस्वायत्तशासी अंग। तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोशिका में कितने अंग हैं जो अर्धस्वायत्तशासी अंग कहलाते हैं। तो कोशिका के अंदर दो ऐसे अंग है जो अर्धस्वायत्तशासी अंग कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं का DNA और 70S राइबोसोम होते हैं। और DNA और 70S प्रकार के राइबोसोम, ये किसकी पहचान है या ये किसके लक्षण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों को कहा जाता है या दोनों के लिए कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका है। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर स्वयं के DNA व RNA होते हैं। स्वयं का वृत्ताकार DNA व 70S राइबोसोम होते हैं। इसी कारण से इसे अर्धस्वायत्तशासी अंग या कोशिका कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब बात करते हैं कि लवक जो है वो होते कितने प्रकार के, है ना। तो अगर हम लवक की बात करें तो लवक होते हैं 3 प्रकार के।
लवक होते हैं 3 प्रकार के। पहले मोटे तौर पे इनकी प्रकार को हम एक बार देख लेते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है अवर्णी लवक, यानी जो किसी प्रकार का, जिसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं होगा। वर्णक नहीं होगा यानी कि जिसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होगा, तो वो तो कहलाते हैं अवर्णी लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्णी लवक। वर्णी लवक, इसका मतलब इसके अंदर रंग होगा, यानी ये पौधों के किसी भाग को रंग प्रदान करेंगे, वो होते हैं वर्णी लवक। और एक होता है हरित लवक। ठीक है, तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। अब हरित लवक नाम से ही पता है कि जिस पौधे के जिन भी भागों में हरा रंग है, इट मीन्स कि वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। तो लवक जो होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं, उन 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक जो होते हैं वो पौधों के ऐसे भागों में पाए जाएंगे जहाँ पर रंग नहीं होता है। लाइक जैसे पौधे की जड़ की हम बात करें तो पौधों की जड़ों में किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है ना, तो पौधों की जड़ों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, अवर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, अब ये वहाँ प्रेजेंट है तो ये कार्य क्या करता है, तो ये अवर्णी लवक क्या करता है, मतलब है ना, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती है उसमें क्या होता है, फूड ही संग्रहित होता है ना, तो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। नेक्स्ट वर्णी लवक। वर्णी लवक जो है जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, इनका कार्य होता है पौधों के भागों को रंग प्रदान करना। अब जैसे कि फूलों में भी रंग होता है, फलों में भी रंग होता है, तो ये रंग कैसे होता है, जैसे टमाटर की यदि हम बात करें तो टमाटर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है, उसी की वजह से टमाटर का रंग कौन सा होता है, लाल रंग होता है। फूलों में जैसे पीला रंग पाया जाता है तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से, जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से, है ना। फूलों का पीला रंग होता है, फलों का जो पीले फल होते हैं उनका पीला रंग होता है। जैसे गाजर, गाजर में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से उसका रंग हल्का लाल, हल्का नारंगी होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो जो वर्णी लवक है, क्रोमोप्लास्ट है, वो क्या कार्य करते हैं, पौधों के भागों को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरित लवक। हमारे जो पढ़ने के, अगर जो हमें पढ़ना है अभी कोशिका में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या, हरित लवक ही है। ठीक है ना, तो इसी को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। पहले एक बात कर लेते हैं, जो अवर्णी लवक हमने पढ़ा, ये अवर्णी लवक जो है वो खाद्य संग्रहण करते हैं, तो इसके बेस पे अवर्णी लवक भी जो है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे लाइक ये हो गया इलियोप्लास्ट, है ना, तो इलियोप्लास्ट है, इसका मतलब वसा का संग्रह कर रहे हैं। प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट इट मीन्स प्रोटीन का संग्रह कर रहे हैं। और एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हमें ध्यान रखना है कि अवर्णी लवक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि जो लवक है उसके प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इन्हीं के बारे में हम अब एक छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अवर्णी लवक, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक या जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, तो आपको इसको शॉर्ट में ही लिखना है। अवर्णी लवक है यानी कि ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे पादप की जड़, है ना, ठीक है, पादप की जड़। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स की बात करें तो ये भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है ना। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट किसका संग्रह करता है, तो ये स्टार्च का संग्रह करता है, और स्टार्च लाइक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो एलियोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करता है। ठीक है, प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीन का संग्रह, प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह। फिर बात करते हैं इलियोप्लास्ट। जो इलियोप्लास्ट होता है वो वसा का संग्रह करता है। ठीक है, ये बात कर ली हमने अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ये जो एलियोप्लास्ट है इसको आप एमिलोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो साइड में नीचे लिख सकते हैं इसके लिए एमिलोप्लास्ट।
ठीक है, चलिए ये तो बात करी हमने अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कि ये 3 प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्णी लवक। वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णी लवक क्या कार्य करेगा वो अभी मैंने आपको बताया था अच्छे से कि वर्णी लवक क्या कार्य करता है। पौधों के जो फूल और फल होते हैं उनको रंग प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिख लेंगे कि रंगीन होते हैं, पौधों में फल वे फूलों को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण। ठीक है, गाजर का लाल व नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाजर का लाल व नारंगी रंग कैरोटीन के कारण फूलों में पीला रंग ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण। फूलों में पीला रंग ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए हमने देख लिया वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, इसके क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हमारा मेन है, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कोशिका के जो हम अंग पढ़ रहे हैं उसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है लवक के अंदर, उसमें बात करते हैं हम अब हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। सभी ने 9th-10th के स्टैंडर्ड तक हरित लवक को बहुत अच्छे से पढ़ा है क्योंकि सब ने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी है। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ होती है, पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है। और पेड़ पौधों की पत्तियों में ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन करवाता है, किसके कारण होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो वो ही है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो हरित लवक जो है वो पादपों में उपस्थित होता है। ठीक है, पादपों में उपस्थित होता है और कहाँ पर, जितने भी पादप के हरे भाग हैं वहाँ पर। ठीक है, पादपों में उपस्थित होता है, जितने भी पादप के हरे भाग हैं वहाँ उपस्थित होता है। और प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन के निर्माण का कार्य करता है, वो करता है हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए जब आपने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पढ़ा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आपने देखा होगा कि ग्लूकोज का एक अणु बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, पढ़ा है ना आपने। तो उस रिएक्शन में जो ये ग्लूकोज का एक अणु बन रहा है ये क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर रहा है, मतलब भोजन का निर्माण कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर रहा है कौन, हरित लवक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरित लवक का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो हरित लवक के स्ट्रक्चर में सबसे पहले कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब आप डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम को देखिए कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है वो तो कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर होती है इनर मेम्बर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग था, उसकी दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस था वो पेरी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहला रहा था। सेम वैसा ही कि इसकी जो दोनों झिल्ली है किसकी, हरित लवक की, इस हरित लवक की जो ये दोनों झिल्लियाँ हैं इन दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पेरीप्लास्टिड स्पेस, है ना, ये पेरीप्लास्टिड स्थान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि इसकी आंतरिक झिल्ली में क्या होता है। इसकी आंतरिक झिल्ली को यदि हम देखें तो इसकी आंतरिक झिल्ली में एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा।
क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और यहाँ पर पूछा जा सकता है, यहाँ प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है कि हरित लवक में कहाँ पर प्रकाशिक क्रिया होती है और कहाँ पर अप्रकाशिक क्रिया होती है। तो इस हरित लवक की आंतरिक झिल्ली के अंदर जो ये द्रव भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा भाग में तो कौन सी क्रिया होती है, अप्रकाशिक क्रिया होती है। क्लियर हुई ये बात। तो पहले इसी को इम्पोर्टेंट करके हम लिख लेते हैं कि आंतरिक झिल्ली में हरित लवक की संरचना देख रहे हैं हम। हरित लवक की संरचना में हमको ठीक है, हरित लवक की संरचना देख रहे हैं। ठीक है, हरित लवक की संरचना में कि दोनों जो झिल्लियां हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं और दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान पेरिप्लास्टिक स्पेस कहलाता है। वो मैंने डायग्राम में लिख दिया, उसको मैं यहाँ नोट डाउन नहीं करा रही। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लिखते हैं कि आंतरिक झिल्ली के मध्य में पाए जाने वाला द्रव, आंतरिक झिल्ली के मध्य में पाए जाने वाला द्रव स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा कहलाता है जिसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि प्रश्न इन्हीं पे ही बनते हैं जब हरित लवक के बारे में पूछा जाता है, जिसमें अप्रकाशिक क्रिया होती है। यही पूछा जाता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है हरित लवक में और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है हरित लवक में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कि जो ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे सिक्कों के समान की संरचना पाई जाती है। आपको डायग्राम में दिख रही होगी, जो मैंने रेड से ड्रॉ कर रखा है ना, सिक्कों के समान, जैसे एक के ऊपर एक सिक्का रखते हैं ना हम, वैसे है ना सिक्कों की एक गठरी पाई जाती है यहाँ पे ना, इस पूरे स्ट्रोमा के अंदर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। ठीक है, तो ये जो सिक्के पाए जाते हैं, ये एक के ऊपर एक रखे हुए ऐसे सिक्के सटे हुए जैसे जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं ग्रेनम। और उसी ग्रेनम में क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो ये वो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरित लवक में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो हरित लवक में प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम में संपन्न होती है। क्लियर हुआ। इस ग्रेनम की जो इकाई होती है वो कहलाती है थाइलेकोइड। क्या कहलाती है, थाइलेकोइड। इस ग्रेनम की जो इकाई होती है वो कहलाती है थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन कण को कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं, क्वांटासोम। इन्हीं क्वांटासोम की वजह से यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। क्लियर हुई ये बात। आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। और उस स्ट्रोमा में कौन सी प्रक्रिया होती है, अप्रकाशिक क्रिया होती है। इस स्ट्रोमा के आसपास इस द्रव में छोटे छोटे सिक्कों के समान की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम की इकाई क्या कहलाती है, थाइलेकोइड कहलाती है। और इसी थाइलेकोइड के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटासोम। और इन्हीं क्वांटासोम की वजह से कौन सी क्रिया होती है, प्रकाशिक क्रिया होती है। तो हरित लवक में प्रकाशिक क्रिया तो ग्रेनम में होती है और अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में होती है। दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली संरचना जो है वो कहलाती है इंटरग्रेनम। क्या कहलाती है, इंटरग्रेनम। देखो ये जो ग्रेनम है, इनको जोड़ने वाली जो ये लाइनें दिख रही है आपको है ना, इनको कहते हैं इंटरग्रेनम। क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम। कभी कभी क्या होता है कि ये इंटरग्रेनम टूट कर इस स्ट्रोमा के अंदर गिर जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। याद रखेंगे आप कि कभी कभी जो ये इंटरग्रेनम होती है वो टूटकर इस स्ट्रोमा में घिर जाती है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। फिर बात करते हैं कि ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर ही हरित लवक के स्वयं का वृत्ताकार डीएनए होता है और स्वयं के 70 राइबोसोम होते हैं। क्लियर है ये बात। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था। चलिए अब ये लिख लेते हैं एक नेक्स्ट लाइन हम कि आंतरिक झिल्ली के मध्य में पाया जाने वाला द्रव स्ट्रोमा कहलाता है जिसमें अप्रकाशिक क्रिया होता है। स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर के समान संरचना ग्रेनम पाई जाती है जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, वैसे तो मतलब एग्जाम्स में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जब ये इंटरग्रेनम टूटते हैं तो वो स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए ये आपका हरित लवक भी कंप्लीट हो गया।
अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हरित लवक कंप्लीट हो गया, इट मीन्स कि लवक कंप्लीट हो गए, आपके प्लास्टिड कंप्लीट हो गए। हरित लवक का कार्य आपको समझ में आ ही गया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाना। लिख लीजिए आप इसके नीचे, कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो हरित लवक हमने पढ़ लिया, ये प्लास्टिड भी कंप्लीट हुआ। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों में हमारा दूसरा जो अंग हम कोशिका का दूसरा जो अंग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में अंदर तीसरा जो हम अंग पढ़ने वाले हैं वो है केंद्रक। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में वो है केंद्रक। तो केंद्रक में सबसे पहले तो केंद्रक होता क्या है ना, तो मैं आपको पहले एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस बता देती हूँ कि जब हमने रिक्तिका पढ़ी थी तो हमने कहा था कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होती है रिक्तिका। तो जब अगर अब हम पादप कोशिका का डायग्राम बनाएं तो पादप कोशिका में एक रिक्तिका इतनी बड़ी होती है, ठीक है। इस रिक्तिका की इतने बड़े आकार के कारण जो पादप कोशिका है उसमें केंद्रक जो होता है ना वो परिधि पे होता है। क्या होता है? परिधि पे होता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग होता है उसकी रिक्तिका, और इस रिक्तिका इतना जगह घेर लेती है कि केंद्रक बिल्कुल सेंटर में ना होकर कहाँ पे होता है? परिधि पे होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी होती है। तो केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल बीच सेंटर में होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि पादप कोशिका के अंदर उसका सबसे बड़ा अंग होता है रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिका के अंदर अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो सबसे बड़ा अंग होता है उसका केंद्रक, ठीक है। पादप कोशिका में रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक कहाँ होता है? परिधि पे होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर उपस्थित होता है? बिल्कुल मध्य में, बीच सेंटर में। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए, कोशिका द्रव्य के अंदर हम केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होता है। बात करते हैं कि केंद्रक है, तो केंद्रक की खोज किससे की? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किससे की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज जो है वो आर्किड पादप की जड़ में की थी, और इसको एरियोला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एरियोला नाम दिया था। तो पहली चीज़ तो कि केंद्रक की खोज किससे की, यानी न्यूक्लियस की खोज किससे की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। किस में की थी? आर्किड की जड़ में की थी, ठीक है। आर्किड की जड़ में की, और इसको क्या नाम दिया? इसको एरियोला नाम दिया था। क्लियर हुआ यहाँ पे? फिर बात करते हैं कि केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट है। अब इस केंद्रक को पढ़ने के लिए हमें इसकी संरचना देखनी है ना। तो पहले तो ये चीज़ कि केंद्रक है वो कोशिका में कार्य क्या करता है, और उसी की वजह से इसका क्या उपनाम है ना। तो कोशिका के अंदर ये कोशिका के सभी अंगों पे अपना नियंत्रण रखता है। ऐसे समझ लो कि पूरी तरीके से ये कोशिका पे ही नियंत्रण रखता है। और जब कोई नियंत्रण रखता है या कोई किसी प्रकार का निर्देशक होता है, जैसे हम एक बात करें कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में सारे प्रोसेस को नियंत्रण कौन रखता है? सीपीयू रखता है ना। कंप्यूटर का सीपीयू ही है ना जो उस कंप्यूटर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। वैसे ही ये जो केंद्रक है वो कोशिका की सारी क्रियाओं को नियंत्रण रखता है, कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रण रखता है। तो इसे कोशिका का नियंत्रक कहते हैं, कोशिका का निर्देशक कहते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो पहले चीज़ लिख लेते हैं इसकी उपनाम। कोशिका का नियंत्रक, सभी अंगों को काम करने का निर्देश भी केंद्रक ही देता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही निर्देश देता है ना, फिर कंप्यूटर काम करता है, तो वैसे ही कोशिका के अंदर कोशिका के सभी अंगों को यही निर्देश देता है। जैसे ये गोल्जी काय को कहता है कि अगर प्रोटीन की आवश्यकता हो गई तो ये गोल्जी काय को ऑर्डर देगा कि जाओ अंत्यप्रदेवी जालिका के पास जाके प्रोटीन लेके आओ और कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुँचाओ। और जैसे ऊर्जा की आवश्यकता हो गई तो ये गोल्जी काय को फिर ऑर्डर देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाओ और ऊर्जा के अणु लेके आओ और अंगों तक पहुँचाओ। माइटोकॉन्ड्रिया को आदेश देगा कि आप एटीपी अणु ऊर्जा के निर्माण करो। अंत्यप्रदेवी जालिका को निर्देश देगा कि राइबोसोम के थ्रू आप प्रोटीन का संश्लेषण करो, है ना। तो ये सारा कंट्रोल ये सब कौन कर रहा है? केंद्रक कर रहा है, ठीक है। तो कोशिका का नियंत्रक कहते हैं इसे, कोशिका का निर्देशक कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, या कोशिका का सीपीयू भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर हुआ ये? तो ये केंद्रक की जो कोशिका में कार्य करता है। अब हम केंद्रक की संरचना देखें तो केंद्रक की संरचना में हम केंद्रक
कुछ 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। पहले बात करते हैं केंद्रक कला, फिर हमें पढ़ना है केंद्रक द्रव्य, ठीक है, फिर हमें पढ़ना है क्रोमेटिन, और फिर हमें पढ़ना है, चलिए पहले हमें पढ़ना है केंद्रिका और देन हमें पढ़ना है क्रोमेटिन। सबसे बात करते हैं ये केंद्रक कला या ये केंद्रक आवरण क्या होता है। केंद्रक कला या केंद्रक आवरण क्या होता है ना। केंद्रक के बाहर जो ये इसकी बाहरी परत होती है वो कहलाती है केंद्रक झिल्ली, या जिसे हम कहते हैं केंद्रक कला या केंद्रक आवरण। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये केंद्रक झिल्ली भी जो है ना, केंद्रक हमारा कैसा है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है ना, तो ये जो केंद्रक झिल्ली है ये 2 लेयर की बनी होती है। कितने लेयर की? 2 लेयर की ना। अब ये दोनों लेयर क्या कार्य करती है, तो सबसे पहले तो ये दोनों लेयर क्या कार्य करती है, ये दोनों लेयर केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव्य और इस केंद्रक झिल्ली के बाहर उपस्थित कोशिका द्रव्य, इन दोनों को क्या करती है, अलग रखती है। सबसे पहला काम तो यही है इनका, है ना, ये इन दोनों द्रव को क्या करती है, अलग अलग रखती है। फिर सेकंड इनका काम है कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से ही केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में आवश्यक पदार्थों का आवागमन लगा रहता है। आवागमन का मतलब कि केंद्रक द्रव्य से इंपॉर्टेंट पदार्थ कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं और कुछ कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आ जाते हैं। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों का आवागमन जो है वो इसी कोशिका झिल्ली या इसी इसी केंद्रक झिल्ली या इसी केंद्रक आवरण की वजह से होता है। क्लियर हुई ये बात? चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि केंद्रक द्रव्य। अब जो ये केंद्रक द्रव्य, इस केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुए, कुछ वसीय अम्ल हुए, है ना, और डीएनए आरएनए वगैरह हुए, वो सब किसके अंदर होते हैं, इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर होते हैं। चलिए फिर बात करते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर कुछ छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका या केंद्रिका, अब ये केंद्रिका का मेन कार्य क्या है, हमने राइबोसोम अंतःप्रदेवी जालिका पे पढ़े, हमने राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पे पढ़े, हमने राइबोसोम हरितलवक में पढ़े। तो ये जो राइबोसोम है उन राइबोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो राइबोसोम का निर्माण करती है केंद्रिका। कौन करती है? केंद्रिका। इस केंद्रिका के अंदर ही धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ये धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। इन धागेनुमा संरचनाओं का एक जाल पाया जाता है किसके अंदर? केंद्रिका के अंदर। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और उस केंद्रक द्रव्य के अंदर होती है छोटी छोटी संरचनाएं जिसे कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। इस केंद्रिका के अंदर ही इस केंद्रक के मेन आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए आरएनए वगैरह, है ना। ये क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिन जाल जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय ये बड़े हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से ये गुणसूत्र में विभाजित हो जाते हैं। किस में विभाजित हो जाते हैं? गुणसूत्र में विभाजित हो जाते हैं। तो कोशिका के अंदर अगर आपसे पूछे कि आनुवंशिक पदार्थ कहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो हमें आंसर देना है केंद्रक में, और फिर केंद्रक में भी ये आनुवंशिक पदार्थ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? केंद्रक की केंद्रिका में। क्लियर है? फिर बात करें गुणसूत्र के बारे में, हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बस हमें ये समझना है कि क्रोमेटिन जालिका कहाँ होती है? केंद्रिका में होती है, और यही क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय किस में परिवर्तित हो जाती है? गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये हमने देखी है केंद्रक की संरचना। चलिए अब बात जो हमने ये चीज़ पढ़ी है इनको थोड़ा सा लिख लेते हैं। केंद्रक की संरचना में सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप केंद्रक कला या केंद्रक आवरण। केंद्रक कला या केंद्रक आवरण। केंद्रक द्रव्य के चारों ओर दोहरी झिल्ली वाला आवरण, जिस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का
आवागमन होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम केंद्रक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली के मध्य में भरा हुआ द्रव जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए व आरएनए सभी आवश्यक पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और केंद्रिका क्या होती है वो मैंने आपको पहले बता दी कि केंद्र के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है, वो होती है केंद्रिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रिका। केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहली चीज़ तो इसमें डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका कार्य राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है, ये केंद्रिका का कार्य हो गया। फिर नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटिन। तो केंद्रिका में धागे नुमा जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यही जाल बड़े बड़े गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये हमने केंद्रक की संरचना देख ली। अब केंद्रक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। ठीक है, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है और कोशिका में मध्य में स्थित होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हो गया और ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद भी रहेगी कि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि क्योंकि बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है और कोशिका में मध्य में स्थित होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केंद्रक के कार्य की। तो सबसे पहले कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और आनुवांशिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। आनुवांशिक
क्रियाओं पर नियंत्रण। ठीक है, तो चलिए, जो हम आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे कोशिका के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, वो हमने तीनों पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा अंग है, हरितलवक कौन सा अंग है, केंद्रक कौन सा अंग है, इनके क्या कार्य होते हैं। तो आई होप कि मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि अगर मेरी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इनको लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।